नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि पर चल रही है। संधि के अंतर्गत हमने देखा कि संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का जब हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ किए तो हमने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वह कौन से होते हैं? तो स्वर संधि का प्रथम उपभेद होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा उपभेद होता है गुण स्वर संधि, तीसरा उपभेद होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा उपभेद होता है यण स्वर संधि और पांचवा उपभेद होता है अयाद्य स्वर संधि। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग स्वर संधि का जो चतुर्थ उपभेद है यण स्वर संधि, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोग यण स्वर संधि पर चर्चा करें। हम लोग संधि शब्द की संरचना पर एक बार ध्यान दे देते हैं। तो संधि जो होता है, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। संधि का जो दूसरा भेद होता है वह होता है व्यंजन संधि। और संधि का जो तीसरा भेद होता है वह होता है विसर्ग संधि। तो हम लोग सर्वप्रथम स्वर संधि का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिए हैं और स्वर संधि की अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने देखा कि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। इसमें पहला उपभेद होता है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का जो द्वितीय उपभेद होता है वह होता है गुण स्वर संधि। स्वर संधि का जो तीसरा या तृतीय उपभेद होता है वह होता है वृद्धि स्वर संधि। और स्वर संधि का जो चतुर्थ या चौथा उपभेद होता है वह होता है यण स्वर संधि। और सबसे अंतिम में स्वर संधि का जो 5वां या पंचम उपभेद होता है वह होता है अयाद्य स्वर संधि। अयाद्य स्वर संधि। हम लोग स्वर संधि का अध्ययन जब कर रहे थे तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा है, जिसमें हम लोग दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत संधि कैसे किया जाता है, या कोई शब्द होता है जिसमें दीर्घ स्वर संधि होती है उसका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, हम लोग इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा है कि गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में संधि कैसे किया जाता है और कोई शब्द जिसमें गुण स्वर संधि के द्वारा संधि हुआ है उसका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है उसको पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग वृद्धि स्वर संधि के विषय में पढ़े हैं, जिसमें संधि करना और संधि विच्छेद करना दोनों अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग यण स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है? इन दोनों का मेल होता है। क्या होता है? इन दोनों का मेल होता है और इन दोनों के मेल से एक नया वर्ण आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एकादेश। एकादेश करके क्या होता है? एक नया वर्ण आ जाता है।
दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से एकादेश की क्रिया होती है और एकादेश होकर के क्या हो जाता है, विकार हो जाता है। क्या होता है, विकार हो जाता है। यानी प्रथम पद का अंतिम स्वर मिलता है और द्वितीय पद का प्रथम स्वर मिलता है, उन दोनों के स्थान पर विकार होता है। यानी दो स्वर मिलेंगे और विकार किस में होगा, एक में, एकादेश होता है यानी एक होता है। उसी प्रकार गुण स्वर संधि में भी होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी होता है एकादेश की क्रिया, यानी दोनों वर्णों के स्थान पर एक ही वर्ण आ जाता है, वह भी होता है क्या, विकार। उसी प्रकार हम लोग वृद्ध स्वर संधि देखें, इसमें भी क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा, एकादेश की क्रिया होगी और उस एकादेश की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, विकार होगा। उम्मीद है यहां तक बातें स्पष्ट हो गए होंगे। लेकिन जब हम लोग यण स्वर संधि पढ़ेंगे तो यण स्वर संधि में क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, क्योंकि हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो यह जाहिर सी बात क्या होता है, स्वर होता है और उसका मेल जब द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, ये भी क्या होगा, क्योंकि स्वर संधि है तो यह भी स्वर होगा, स्वर रहता है, इन दोनों का जब मेल होता है तो परिवर्तन या विकार किसमें होता है, तो परिवर्तन या विकार केवल प्रथम पद के अंतिम स्वर में होता है। किसमें होता है, प्रथम पद के अंतिम स्वर में ही विकार होता है। और यह विकार किस रूप में होता है, यह विकार आदेश के रूप में होता है। किस रूप में होता है, आदेश के रूप में होता है। जबकि द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, जो स्वर होता है, वह क्या होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। यदि हम लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा यण स्वर संधि कभी भी गलत नहीं होगा और यण स्वर संधि परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक अंकदायी है। कोई भी परीक्षा हो उसमें यण स्वर संधि से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यण स्वर संधि के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों का संधि पूछ लेगा या संधि विच्छेद पूछ लेगा तो कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसमें यण स्वर संधि से प्रश्न न पूछे जाते हो। तो यण स्वर संधि की संरचना हम लोग समझ लेते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो स्वर होता है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण वह भी स्वर होता है। इन दोनों का मेल होता है तो विकार किसमें होता है, विकार केवल प्रथम पद के अंतिम वर्ण में होता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होता है यानी स्वर होता है, वह क्या होता है, वह अपरिवर्तित हो जाता है। और क्योंकि एक ही वर्ण में विकार होता है इसलिए क्या होता है, आदेश की क्रिया होती है। यदि दोनों वर्णों में विकार होता तो एकादेश होता, मतलब दोनों वर्णों में विकार होकर एक वर्ण आता तो एकादेश होता। लेकिन यहाँ एक ही वर्ण में विकार हो रहा है और विकार होकर के क्या हो रहा है, एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए आदेश की क्रिया होगी। और एक बात समझ लीजिए, अभी तक हमने दीर्घ स्वर संधि देखा, गुण स्वर संधि देखा और वृद्ध स्वर संधि देखा। तो हमने इसमें देखा कि स्वर और स्वर का मेल होता है तो बनते क्या हैं, विकार के स्वरूप स्वर ही बनते हैं। लेकिन यण स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है। यण स्वर संधि में स्वर और स्वर दोनों मिलते हैं, लेकिन विकार के पश्चात जो नया वर्ण हमको मिलता है वह क्या होता है, वह व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है, वह व्यंजन वर्ण होता है। वह क्या होता है, वह व्यंजन वर्ण होता है। यह आदेश क्या होता है, आदेश क्या हो जाता है, यह व्यंजन वर्ण के रूप में होता है, व्यंजन वर्ण के रूप में होता है। उम्मीद है यहां तक बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब यण स्वर संधि के विषय में चर्चा करते हैं। इसके पश्चात हम लोग आयाज स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो
तो हम लोगों ने यही देखा कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग यण स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में और वृद्धि स्वर संधि में 2 स्वर मिलते हैं। 2 स्वरों के मेल से दोनों स्वरों के स्थान पर एक नए स्वर का परिवर्तन होता है, एक नए स्वर का विकार होता है, जो एकादेश की क्रिया होती है। मिलते स्वर हैं और प्राप्त भी स्वर ही होता है। लेकिन यण स्वर संधि में क्या होता है कि मिलते तो स्वर हैं, लेकिन पहले जो प्रथम पद का अंतिम स्वर होता है उसके स्थान पर हमको व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं, और द्वितीय पद का जो प्रथम स्वर होता है, द्वितीय पद का जो प्रथम स्वर वर्ण होता है वह क्या रहता है, अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहता है। तो अब आइए हम लोग यण स्वर संधि के विषय में अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों का आज का जो बिंदु हुआ, हम लोगों का आज का जो टॉपिक हुआ वह क्या है, वह है चौथा स्वर संधि का चतुर्थ उपभेद हुआ है यण स्वर संधि। हालांकि कुछ पुस्तकों में इसका क्रम उल्टा दिया रहता है, लेकिन इससे आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो हम लोगों का जो आज का कक्षा का बिंदु है, अध्ययन का बिंदु है, हमारा जो टॉपिक है वह है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि क्या है, तो यण स्वर संधि है स्वर संधि का एक उपभेद है। यहां तक बात समझ में आ गई, जिसमें अभी हमने बताया जिसमें मेल तो स्वर वर्णों का होता है, लेकिन उत्पत्ति व्यंजन वर्ण का होता है। तो यण स्वर संधि क्या है, यह है स्वर संधि का एक उपभेद है। स्वर संधि का क्या है, एक उपभेद है। दूसरा विशेषता क्या होगा इसमें, इसमें मेल तो स्वर वर्णों का होता है, इसमें मेल तो स्वर वर्णों का होता है, लेकिन उत्पत्ति व्यंजन वर्ण, वह भी कौन व्यंजन वर्ण, या अर्ध स्वर या य व र ल का होता है। यहां हल कर लीजिए। इसमें मेल तो स्वर वर्णों का होता है, लेकिन उत्पत्ति व्यंजन वर्णों का होता है। तीसरी विशेषता क्या हो गई, यह एक विजातीय स्वर संधि है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, वह दोनों क्या होंगे, दोनों हमेशा भिन्न भिन्न होंगे। इस स्वर संधि में आदेश की क्रिया होती है, एक आदेश नहीं होता। क्या होता है, इस स्वर संधि में आदेश की क्रिया कहां होती है, तो
प्रथम पद के अंतिम वर्ण में इस स्वर संधि में आदेश की क्रिया, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में आदेश की क्रिया होती है। तो हम लोगों ने देखा कि यण स्वर संधि की क्या विशेषता है। यह स्वर संधि का एक उपभेद है। इसमें मेल तो स्वर वर्णों का होता है, लेकिन उत्पत्ति व्यंजन वर्ण यानी य व र ल का होता है। यह एक विजातीय स्वर संधि है। इस स्वर संधि में आदेश की क्रिया यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या होता है, आदेश की क्रिया होती है। एक विशेषता और देख लेते हैं। ली वर्ण का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण, ली वर्ण का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण ल की उत्पत्ति को हिंदी में यण संधि के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ली वर्ण का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण ल की उत्पत्ति को हिंदी में यण संधि के द्वारा नहीं रखा गया है, या ल को यण संधि में सम्मिलित नहीं किया गया है। उम्मीद है कि यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम लोग यण स्वर संधि का सूत्र देख लेते हैं। यण स्वर संधि का सूत्र यण स्वर संधि का सूत्र है ईको यणचि। यण स्वर संधि का सूत्र है ईको यणचि। यण स्वर संधि का सूत्र क्या है, ईको अणचि, जिसमें हम इसका विच्छेद कर देते हैं। ईको क्या है, यह इकह का षष्ठी विभक्ति है। ईको क्या है, यह इकह का षष्ठी माने 60 षष्ठी विभक्ति है। किसका, इकह का। यण क्या है, ईको जो होता है वह वह इकह का षष्ठी विभक्ति है। यण क्या है, तो यण प्रथमा विभक्ति है। यण क्या है, तो यण प्रथमा विभक्ति से आया है, प्रथमा विभक्ति में है। और अच क्या है, तो अच जो होता है वह अच जो होता है वह क्या है, अच जो है वह अच का सप्तमी विभक्ति है। अच का जो अच है वह किस विभक्ति के द्वारा प्रयुक्त हुआ है, सप्तमी विभक्ति के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। हम लोग यदि सूत्र को सही से समझ लेंगे, हम लोग सूत्र क्या कहना चाहता है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो हमारा यण स्वर संधि कहीं भी गलत नहीं होगा, या कोई भी स्वर संधि या कोई भी संधि गलत नहीं होगा। स्वर ही क्यों, स्वर व्यंजन और विसर्ग।
यण स्वर संधि परीक्षा की दृष्टि से, शब्द निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी संधि है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका जो मतलब होता है वह होता है, चूंकि इको यणिच यह संस्कृत का सूत्र है, तो हम लोग संस्कृत में नहीं बहुत अधिक जाएंगे, क्योंकि संस्कृत के विषय में मेरा भी ज्ञान बहुत ही थोड़ा है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या कहता है कि इको यणिच क्या कर रहा है कि एक प्रत्याहार के स्थान पर एक प्रत्याहार के तो एक प्रत्याहार के स्थान पर एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण या यण प्रत्याहार एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार, फिर से देख लीजिए, एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। इको यणिच क्या कर रहा है कि एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे अच के रहते, अच वर्ण के रहते या अच के रहते। सूत्र इको यणिच का क्या व्याख्या हुआ या क्या अर्थ हुआ कि एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण का आ जाएंगे अच के रहते। एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे या आदेश हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। कब? अच के रहते। इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लोग इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग प्रत्याहार के विषय में देख चुके हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। हम ऊपर का हटा दे रहे हैं। तो हम लोग प्रत्याहार को देख लेते हैं। प्रत्याहार में है, पहला है ए ई उ उड़, री री क, ए ओ न, ए औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़। ए ई ऊड़, री री क, ए ऊंग, ए औ च, ह य व र ट ल ड़। ठीक है, यह क्या हुआ? यह 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 प्रत्याहार देख लेंगे तो हमारा यण स्वर संधि क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो सूत्र क्या कह रहा है कि एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर, अब एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? तो एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं?
तो हम लोगों ने देखा था कि एक प्रत्याहार हमको देखना है तो हम लोग ई को देख लेंगे और जो हल वाले व्यंजन होंगे, हल वाले वर्ण होंगे उनको नहीं देखेंगे। तो एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हों? तो ई, उ, री और री, यही ना हुए। इक, इक यहां से शुरू किए तो ए हो गया, चूंकि ये हल सहित है इसकी गिनती नहीं होगी। फिर ए हो गया और ये भी हल सहित है इसकी गिनती नहीं होगी। यानी इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? तो आए ई, उ, री और ली, 4 वर्ण आए। यण देखे देते हैं, यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए? तो यहां है तो 1, 2, 3, चूंकि यह भी हल सहित है इसको हटा देंगे और यह भी हल सहित है इसको हटाएंगे, यानी य व र ल, य व र और ल। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? तो ई, उ, री, ली और यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? अ, व, र, ल। तो सूत्र क्या कह रहा है कि एक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर, यानी एक प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे? यण प्रत्याहार के वर्ण आएंगे या आदेश हो जाएगा, यानी ई के स्थान पर क्या आ जाएगा? यह, उ के स्थान पर क्या आ जाएगा? वह, री के स्थान पर क्या आ जाएगा? र और ली के स्थान पर क्या आ जाएगा? ल। उम्मीद है यहां तक का सूत्र जो है, यहां तक का सूत्र समझ में आ गया हो। अब क्या कर रहा है? अच के रहते, यानी द्वितीय, जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? वह अच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। अब अच क्या है? तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि अच क्या है। अच क्या है? तो अच हम लोग प्रत्याहार देखना कैसे सीखे हैं? तो अ से लेकर के च तक, अ, ई, उ, चूंकि ड़ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हल सहित है। री, ली, क भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हल सहित है। ए, ओ, फिर न नहीं लिखेंगे क्योंकि हल सहित है। ए, ओ और च, चूंकि च भी नहीं लिखेंगे, यानी अ से लेकर के चक तक। अच प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो इसमें हो गए अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और आओ। उम्मीद है कि इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हुए आप लोग समझ पा रहे होंगे। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र कह रहा है कि इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे या आदेश हो जाएगा। कहां, कब होगा? यच के रहते, यानी यच रहेगा तब। यच माने स्वर रहेंगे तब। कहां? जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इस प्रकार स्वर रहेंगे। उम्मीद है यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद है यहां तक समझने में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग इसको सूत्र के रूप में देख लेते हैं। अर्थात क्या हो गया? अर्थात इक धन अच, इक धन एच बराबर क्या हुआ? यानी इक प्रत्याहार का मेल
जब अच प्रत्याहार से होगा तो क्या होगा, यण का आदेश हो जाएगा और साथ में क्या होगा, अच क्या होगा, इधर भी उपलब्ध रहेगा। उम्मीद है यह बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सारा कठिनाई जो है सिर्फ यहीं तक है। इक प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे, आदेशित हो जाएंगे यानी बदल जाएंगे, किसमें, यण में। यानी इक प्रत्याहार किसमें के वर्ण बदल जाएंगे, यण प्रत्याहार के वर्ण में। कब, अच के रहते, यानी यहां दोनों मिलेंगे, यहां भी स्वर है यहां भी स्वर है, दोनों मिलेंगे, लेकिन इक वाले वर्ण किसमें मिल जाएंगे, यण में बदल जाएंगे, आदेश हो जाएगा। यच यहां है, यच यहां भी रहेगा। यदि आप लोग इतनी बात समझ पा रहे होंगे तो आप सभी का यण स्वर संधि कभी भी गलत नहीं होगा। यानी जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर रहेगा वह यण स्वर संधि में हमेशा संधि होने के पश्चात भी अपने स्थान पर मौजूद रहेगा। अपने स्थान पर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। इसको और थोड़ा सा हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे या आदेश हो जाएगा। कब, अच के रहते, यानी सभी स्वरों के रहते। हम लोग सूत्र के अंतिम बिंदु पे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, तो वह है ई, उ, री और ली। उम्मीद है कि यहां तक बातें समझ में आ रहे होंगे। अब अच प्रत्याहार के कौन हैं, तो इसको इस कोष्ठक में कर लेते हैं समझने के लिए। अब है अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। यहां तक समझने में, यानी ये एक प्रत्यय है, यह एक प्रत्याहार है, प्रत्यय नहीं, एक प्रत्याहार है, यह अच प्रत्याहार है। आदेश किसका हो रहा है, आदेश हो रहा है तो यह, वह, र और ल का, ये क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। साथ ही साथ जो अच के वर्ण यहां रहेंगे वही क्या होगा, यहां भी रहेंगे। यानी अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। यानी यदि यहां पर अ रहेगा तो संधि होने के पश्चात भी यह स्वर मौजूद रहेगा। यदि यहां पर ए रहेगा तो संधि होने के पश्चात भी ए मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि जो बातें हम कहना चाह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो बातें हम कहना चाह रहे हैं वह बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में लरी का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, लरी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहां पर भी लरी का तो री है, यहां पर भी लरी है तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार से अब चूंकि लरी का किसी से संयोग नहीं होगा तो यण स्वर संधि के द्वारा ल का भी कोई प्रयोग, कोई भी शब्द नहीं बनेगा। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई, उ, री। ई, उ, री तीन शब्द, तीन वर्ण हो गए। इनका मेल किससे होगा, तो इनका मेल हो सकता है ए से, ई से, उ से, री से, ए से, ओ से, ऐ से अथवा औ से। यानी इन वर्णों का मेल, इन स्वरों का मेल इन स्वरों में से किसी एक से हो सकता है। लेकिन यहां पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां अ है तो यहां पर छिपे रूप से आ भी है। यहां पर ह्रस्व ई है तो यहां दीर्घ री भी मौजूद है। यहां ह्रस्व उ है तो यहां दीर्घ उ भी मौजूद है।
यहाँ री है तो समझिए दीर्घ री भी मौजूद है, हालांकि उसके कोई शब्द नहीं मिलते हैं। बनेगा क्या, तो बनेगा य व र, इसका आदेश हो जाएगा। साथ में ही मेल किसका होगा, तो अ ई उ री ए ओ ऐ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 स्वरों का मेल साथ में साथ क्या है, इन स्वरों के दीर्घ रूप भी उपलब्ध है। मुझे नहीं लगता है यहां तक समझने में किसी को कोई भी संशय हुआ होगा। इस आधार पे इस आधार पर इस सूत्र के 3 उपसूत्र बन जाते हैं। क्या होता है, 3 उपसूत्र बन जाते हैं। इस आधार पर इस सूत्र के क्या होते हैं, 3 उपसूत्र बन जाते हैं। आइए हम लोग तीनों उपसूत्र को देख लेते हैं। समस्या केवल यहीं तक है, बाकी संधि करना हुआ या संधि विच्छेद करना हुआ तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए एक हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हलवा हो जाएगा। तो आइए, यानी ये जो सूत्र है अभी हम उसको स्पष्ट कर दे रहे हैं बाकी का हटा करके। यानी ई का मेल या तो ए से हो अथवा ई से हो अथवा ऊ से हो अथवा री से हो अथवा ए से हो अथवा ओ से हो अथवा ए से हो अथवा औ से हो, तो क्या बनेगा, यह बनेगा। साथ में ही साथ ए ई ऊ री ए ओ ऐ औ ये सब उपलब्ध रहेंगे। तो आइए इस आधार पर इस सूत्र के 3 उपसूत्र बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई के साथ सभी स्वरों का मेल दिखलाएंगे। क्या करेंगे, ई के साथ सभी स्वरों का मेल दिखाएंगे। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम से रख लेते हैं। क्या हो रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो अथवा, चूंकि हमने पहले बताया कि जहां ह्रस्व ई है वहां दीर्घ ई भी हो जाएगा, ई अथवा ई। यानी क्या हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ हो। इसमें स्थिति क्या बनती है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ हो अथवा आ हो। यही ना हुआ, या तो अ होगा अथवा आ होगा। फिर क्या स्थिति बन सकती है कि ह्रस्व ई होगा अथवा दीर्घ ई होगा। फिर क्या है, ह्रस्व ऊ होगा अथवा दीर्घ ऊ होगा। फिर क्या हो सकता है, री हो सकता है, फिर ए हो सकता है। इसको हटा दे रहे हैं, अभी आप लोग समझ जाएंगे। चलिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अ ई अथवा दीर्घ ई हो। तो क्या हो सकता है, अ हो अथवा आ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, अ हो अथवा आ हो, ई हो अथवा दीर्घ ई हो, ऊ हो अथवा दीर्घ हो, ए हो या ऐ हो, ओ हो अथवा औ हो। उम्मीद है कि यहां तक समझने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ ई का मेल अच के साथ हो, यानी अच के रहते क्या हो, अच के रहते, यानी सभी स्वरों के रहते यदि ई अथवा ई का मेल हो तो क्या होता है, आदेश क्या होता है, ध्यान से देखिए। ई अथवा दीर्घ ई का मेल जब ऐसे होगा तो क्या बनेगा, यह साथ में क्या होगा, ए स्वर अपने स्थान पर रहेगा। उम्मीद है यह बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार ई अथवा दीर्घ ई का मेल आ से होगा तो क्या होगा, ए होगा बनेगा, साथ में साथ यहां
आ उपलब्ध रहेगा। फिर ई अथवा ई का मेल ई अथवा दीर्घ ई से होगा, तो हम इसको नहीं बताएंगे, आप लोग खुद देखिए क्या होगा। फिर ई अथवा दीर्घ ई का मेल ऊ से होगा, तो यहाँ ऊ या बनेगा, साथ में ही ऊ रहेगा। फिर यहाँ या बनेगा, साथ में यहाँ दीर्घ ऊ रहेगा। री बनेगा तो यहाँ या बनेगा, साथ में री रहेगा। फिर ई अथवा दीर्घ ई का मेल ए से होगा, तो यहाँ या आदेश होगा और साथ में ए रहेगा। ई अथवा दीर्घ ई का मेल ए से होगा, तो यहाँ या आदेश होगा, साथ में ए रहेगा। ई अथवा दीर्घ ई का मेल ओ से होगा, तो यहाँ या आदेश होगा और साथ में ओ बनेगा। उसी प्रकार ई अथवा दीर्घ ई का मेल औ से होगा, तो यह आदेश होगा, साथ में क्या रहेगा, औ रहेगा। लेकिन ई अथवा दीर्घ ई का मेल जब ह्रस्व ई से होगा, तो क्या होगा, आप लोग स्वतः देखिए, तो क्या होगा, यहां दीर्घ ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई माने समान वर्ण आएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से ह्रस्व अथवा दीर्घ ई का मेल जब इससे ई से होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। उम्मीद है कि यह स्थिति आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इस प्रकार हम लोग क्या समझेंगे, इस प्रकार हम लोग समझेंगे कि ई अथवा ई का मेल ई अथवा ई से छोड़ करके बाकी सबसे हुआ। अब आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ऊ हो अथवा दीर्घ ऊ हो, तो यहां पर क्या आएगा, ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ, इसका मेल किससे हो, ए से हो, आ से हो, ह्रस्व ई से हो, दीर्घ ई से हो, ह्रस्व ऊ से हो, दीर्घ ऊ से हो, ए से हो, री से हो, ए से हो, ऐ से हो, ओ से हो अथवा औ से हो। तो क्या बनता है कि ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल जब ऐसे होगा, तो वह बनेगा, साथ में ही ए स्वर यहां रहेगा। आ से होगा तब भी वह बनेगा, साथ में यहां आ स्वर रहेगा। ई से होगा तब भी वह बनेगा, साथ में यहां ह्रस्व ई रहेगा। ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल दीर्घ ई से होगा, तो वह बनेगा, साथ में ही दीर्घ ई यहां रहेगा। ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल हम ऊ वाला छोड़ देते हैं, री से होगा तब भी वह बनेगा, साथ में ही री यहां रहेगा। ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल ए से होगा तब भी वह बनेगा, साथ में ही यहां री ए स्वर रहेगा। उसी प्रकार ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल ए से होगा, तो वह बनेगा, साथ में ए यहां उपस्थित रहेगा। उसी प्रकार ऊ अथवा दीर्घ ऊ का मेल ओ से होगा, तो वह रहेगा, साथ में यहाँ पर ओ उपस्थित रहेगा। औ से होगा तो वह बनेगा और साथ में यहाँ औ उपस्थित रहेगा क्या नहीं, तो ऊ ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ का मेल जब ह्रस्व ऊ अथवा दीर्घ ऊ से होगा तो दीर्घ ऊ बनेगा, और यह किस स्वर में किस संधि में आ जाएगा, तो यह होगा दीर्घ स्वर संधि में। किस स्वर संधि में आएगा, तो यह आएगा दीर्घ स्वर संधि में। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझने में कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहे होंगे। यहां तक समझने में आप लोगों को कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ होगा। आइए हम लोग जो तीसरी स्थिति है वही यही बीच में देख लेते हैं। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, री हो, और इसका मेल क्या हो, ऐसे हो, फिर क्या हो,
आ से हो, फिर ह्रस्व ई से हो, फिर दीर्घ ऊ से हो, फिर ह्रस्व ऊ से हो, फिर दीर्घ ऊ से, फिर ए से हो, फिर ऐ से हो, फिर ओ से हो, फिर औ से हो। तब क्या बनेगा? तो यहां री भी लिखना चाहिए था। मान लीजिए यहां, चलिए हम सबसे नीचे लिख देते हैं री। तो री का मेल जब ऐ से होगा तो र बनेगा, साथ में ही ऐ स्वर उपस्थित रहेगा। आ से होगा तो र बनेगा, साथ में ही आ स्वर रहेगा। री का मेल ई से होगा तो र बनेगा, साथ में ही ह्रस्व ई रहेगा। र बनेगा, साथ में दीर्घ ई यहाँ रहेगा। र बनेगा, साथ में क्या होगा कि ह्रस्व ऊ यहाँ रहे उपस्थित रहेगा। दीर्घ ऊ से होगा तो र बनेगा, साथ में ही दीर्घ ऊ यहाँ उपस्थित रहेगा। उसी प्रकार प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो तो इन दोनों के स्थान, तो री के स्थान पर र बनेगा, साथ में ही ए स्वर उपस्थित रहेगा। आय रहे तो र बनेगा, साथ में ऐ स्वर उपस्थित रहेगा। ओ बनेगा, र रहेगा, साथ में ओ शब्द उपस्थित रहेगा। उसी प्रकार र बनेगा, साथ में ओ स्वर उपस्थित होगा। लेकिन ह्रस्व री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ ई आएगा तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? दीर्घ री रहेगा, यानी क्या बनेगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। उम्मीद है कि हम लोगों ने जो इको एणच सूत्र देखा था उसका परिभाषा जो देखा था कि क्या कि इको एणच माने इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। कब? अच के रहते, यानी अच के वर्ण के रहते, यानी स्वरों के रहते इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आएंगे। लेकिन समस्त अच के रहते नहीं, यानी सभी स्वरों के रहते नहीं। यदि समान स्वर मिल जाएंगे तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। समान स्वर रहने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि रह जाएगा। समान स्वर रहने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि रह जाएगा। यानी यण स्वर संधि में क्या है? यण स्वर संधि में दोनों स्वर क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। दोनों स्वर क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। और कहां से शुरू होना चाहिए? ई, उ और री, यही तीन स्वर होने चाहिए। वर्ण कौन से बनेंगे? तो तीन व्यंजन वर्ण बनेंगे। कौन कौन से? य, व और र। उम्मीद है यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग जो परिभाषा, जो सूत्र देखे हैं उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा बनकर के आ गई, परिभाषा बनकर आ गई कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई, उ अथवा री हो, लेकिन पूरा लिख देते हैं, आप लोग संशय में आ जाएंगे। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ तथा री हूं तथा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ तथा नहीं एवं री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या करा? परिभाषा कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ
एवं री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर या भिन्न स्वर ऑब्लिक असमान स्वर आए तो संधि होने की दशा में क्रमशः यह व र का आदेश होता है। परिभाषा क्या करा है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ हो एवं री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर हो अथवा असमान स्वर आए तो संधि होने की दशा में क्रमशः क्या होना चाहिए कि अ व र का आदेश होता है। अ का आदेश किसके स्थान पर होता है? ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर। कहिए तो लिख दे, नहीं तो आप लोग समझ जाएगा। व का आदेश किसके स्थान पर होता है? तो ह्रस्व या दीर्घ ऊ के स्थान पर। और री का आदेश किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर। उम्मीद है कितनी का आदेश होता है। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ तथा री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर आए, असमान स्वर आए तो संधि होने की दशा में क्रमशः या लिख देते हैं। तो संधि होने की दशा में क्रमशः ई के स्थान पर यह उ दीर्घ उ के स्थान पर दीर्घ उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र आदेश होता है। साथ ही द्वितीय पद का स्वर वर्ण अपरिवर्तित रहता है। साथ ही द्वितीय पद का स्वर वर्ण क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। उम्मीद है कि यहां तक की बातें आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अभी तक हम लोग केवल यण स्वर संधि कैसे होता है हम लोग इसको खोल करके विस्तृत रूप में देख लिए हैं। तो हमारे पास परिभाषा क्या आ गई कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई, उ अथवा दीर्घ उ एवं री हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भिन्न स्वर या असमान स्वर हो तो संधि होने की दशा में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ उ के स्थान पर यह ह्रस्व अथवा दीर्घ उ के स्थान पर वह तथा री के
स्थान पर र आदेश होता है। साथ ही द्वितीय पद का जो स्वर वर्ण होता है वह अपरिवर्तित रहता है। उम्मीद है कि यहां तक बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब आगे चर्चा करते हैं। चूंकि इस परिभाषा के आधार पर 3 प्रकार के वर्ण मिलते हैं। इस परिभाषा के आधार पर क्या होता है कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है वह 3 प्रकार के स्वर वर्ण हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस परिभाषा को हम लोग 3 मतलब इस परिभाषा या इस नियम को हम लोग क्या करेंगे कि 3 उपनियम के आधार पर बांट कर पढ़ेंगे, जिससे हमारा अध्ययन का कार्य थोड़ा आसान रहेगा। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं। हमने इस यण स्वर संधि को इतना विस्तृत तरीके से हम लोग देख लिए हैं कि हम लोगों को अब यह बात समझ में आ गया होगा कि क्यों जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण रहे वह भिन्न स्वर रहे। यदि समान स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। हालांकि सूत्र में कहीं भी नहीं लिखा है, और मैंने काफी लोगों का वीडियो देखा और पुस्तक पढ़ा, उसमें इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं है। तो या तो आप लोग उनकी बात मानिए और सीधे परिभाषा रटिए, या तो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए कि क्यों समान स्वर वर्ण नहीं रहते हैं, यानी भिन्न स्वर वर्ण क्यों रहेंगे। उम्मीद है कि इस प्रकार की चर्चा से थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लास है। मैं चाहता हूं कि सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। प्रश्नों का क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग कोई भी प्रश्न बहुत ही आसानी से सुगमता से हल कर सकते हैं। और हल करना तो दूर की बात है, आप लोग एक दूसरे को समझा भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझाने में सक्षम रहें। तो हम लोग देख लेते हैं कि उस नियम या परिभाषा के आधार पर जो प्रथम उपनियम बनता है वह क्या होता है। आप लोग अपनी तैयारी को इस स्तर तक मजबूत रखिए कि कहीं अगर परीक्षा में ही प्रश्न गलत आ जाता है तो आप लोग उसको डंके की चोट पर कह सके कि हाँ परीक्षा में ही प्रश्न गलत आया है, या जो विकल्प मैं लगाया हूं वही सही है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और आपके अंदर विश्वास आना चाहिए। तो विश्वास आपके अंदर तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपकी अवधारणा मजबूत रहेगी। याद करने का क्या है, 10-20 शब्द कोई भी याद कर सकता है, लेकिन अवधारणा स्पष्ट रहेगी तो आप लोग नए शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। तो आइए अब प्रथम उपनियम देख लेते हैं। पहला उपनियम क्या है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि होने की दशा में जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा
दीर्घ ई से भिन्न, ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि होने की दशा में ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर यह का आदेश हो जाता है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि होने की दशा में ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर य का आदेश हो जाता है। और क्या होता है? तथा द्वितीय पद का वही भिन्न स्वर तथा द्वितीय पद का वही भिन्न स्वर वर्ण तथा द्वितीय पद का वही भिन्न स्वर वर्ण क्या करता है? ऐसे क्या करता है? मेल कर लेता है। मेल करता है या मेल कर लेता है। प्रथम उपनियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई अन्य स्वर वर्ण हो तो संधि होने की दशा में ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है तथा वही भिन्न स्वर वर्ण यह से जुड़ जाता है या जुड़ मेल कर लेता है। और क्या होता है? जिस व्यंजन वर्ण से जिस व्यंजन वर्ण से ई अथवा दीर्घ ई अलग होता है या कह सकते हैं निकलता है, जिस व्यंजन वर्ण से ई अथवा दीर्घ ई अलग होता है या निकलता है, पूर्व पद का वह व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर रहित यानी आधा हो जाता है। आधा व्याकरणिक भाषा नहीं है लेकिन समझने के लिए आधा कोई व्याकरणिक भाषा नहीं है। व्याकरणिक भाषा है कि वह स्वर रहित हो जाता है। क्या प्रथम उपनियम है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तो संधि होने की दशा में ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर यह का आदेश हो जाता है तथा द्वितीय पद का वही भिन्न स्वर वर्ण यह से मेल कर लेता है। यानी जो स्वर वर्ण रहेगा वही मेल कर लेगा। अब यहाँ क्यों लिखा जा रहा है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न कोई स्वर वर्ण हो? तो अभी हमने बता दिया है कि समान स्वर वर्ण होने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को हर एक बिंदु स्पष्ट रहे, हर एक लाइन स्पष्ट रहे। तथा द्वितीय पद का वही भिन्न स्वर वर्ण ऐसे मेल कर लेता है। जिस व्यंजन वर्ण से ई अथवा दीर्घ ई अलग होता है, यानी पूर्व पद का जिस व्यंजन वर्ण में ई अथवा दीर्घ ई रहेंगे, पूर्व पद का वह व्यंजन क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है, या क्या सकते हैं? आधा हो जाता है। क्या कह सकते हैं उसको? आधा हो जाता है। उम्मीद है कि यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार क्या बनता है कि
इसको लिख लेते हैं अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहे, ह्रस्वी अथवा दीर्घी। तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या रहे, तो ई अथवा ई से भिन्न, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई से भिन्न स्वर। तो वह कौन कौन से हो सकते हैं, वह हो सकता है अ, आ, ओ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या रहे, ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या रहे, तो ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई से भिन्न स्वर। समान रहेंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि नहीं रहेगा। तो कौन से वर्ण हो सकते हैं, अ, आ, ओ, री, ए, ऐ और ओ, आओ। आदेश क्या होता है इसमें, आदेश क्या होता है, तो ई अथवा दीर्घ ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, साथ में क्या आता है, वही भिन्न स्वर। माने जो भिन्न, यदि आ रहेगा तो आ आएगा, आ रहेगा तो आ आएगा, ऊ रहेगा तो ऊ आएगा, दीर्घ ऊ रहे तो बने कोई भी रहे वही भिन्न स्वर आ जाएगा, वही भिन्न स्वर, जो भिन्न स्वर रहेगा। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझने में कोई भी संशय, कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी। अब इस उपनियम के आधार पर कितनी स्थितियां बन सकती हैं, तो देखिए यहां ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है। अब यहां पर कितने स्वर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी स्थितियां बनेंगी, तो आगे यदि हम ह्रस्व ई के साथ सबका मेल करेंगे तो एक बार ह्रस्व ई के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थिति बनेगी। फिर दीर्घ ई के साथ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ह्रस्व ई के साथ 9 स्थिति बनेगी और दीर्घ ई के साथ भी 9 स्थिति बनेगी, यानी कुल 18 स्थिति बनेगी। लेकिन मैंने बहुत पुस्तकों में देखा कि 3 से 4 स्थिति बताते बताते, लिखते लिखते क्या हो रहा है, उनका जो लिखने का भाव है वो समाप्त हो जा रहा है, वह आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैंने इधर उधर से प्रयास करके लगभग सभी स्थितियों के विषय में शब्द इकट्ठा कर लिए हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या होता है कि इस उपनियम के आधार पर कितनी स्थितियां बनती हैं, 18 स्थितियां बनती हैं। इस उपनियम के आधार पर कितनी स्थितियां बनती हैं, तो 18 स्थितियां बनती हैं। हम लोग बहुत अधिक नहीं देखेंगे, एक शब्द या 2 शब्द 3 शब्द देखेंगे, वैसे ही 18 दूनी 36, लगभग 45-46 स्थिति बन जाएगी। पहली स्थिति क्या बनती है कि ह्रस्व ई का मेल ऐसे हो, ह्रस्व ई का मेल ऐसे हो। मतलब क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, अ हो, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, तो ई के स्थान पर हम लोगों ने पढ़ा यह आदेश हो जाता है और साथ में ही आ अपने स्थान पर रहता है। सूत्र आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी तक हमने
दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, गुण स्वर संधि पढ़ा और वृद्धि स्वर संधि पढ़ा। उसमें क्या होता है कि दोनों स्वरों के स्थान पर केवल एक ही स्वर होता है, वह क्या था, एकादेश की क्रिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहले वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण बदल जा रहा है, बाकी दूसरा वर्ण अपने स्थान पर मुस्तैदी से खड़ा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एकादेश नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा, आदेश हो रहा है। दोनों स्वर वर्ण मिलकर एक नहीं हो रहा है, बल्कि केवल क्या हो रहा है, एक ही एक में हो रहा है। तो हम लोगों ने संधि करने का जो पंच सोपान देखा था, उसमें पहले क्या था, शब्द युग्म। पहला सोपान क्या था, शब्द युग्म। दूसरा सोपान क्या था, वर्ण विच्छेद। क्या था, वर्ण विच्छेद। तीसरा शब्द पहला सोपान क्या था, शब्द युग्म। दूसरा सोपान क्या था, वर्ण विच्छेद। तीसरा सोपान था संधि वर्ण की पहचान। संधि वर्ण की पहचान। और चौथा स्टेप या चौथा सोपान क्या था, तो वर्ण परिवर्तन। और पांचवा सोपान क्या था, संधियुक्त शब्द। संधियुक्त शब्द। उम्मीद है कि आप लोग इन 5 सोपानों को समझ पा रहे होंगे कि ये 5 सोपान कहां से आ गए। तो यदि आप लोग पहले से ही वीडियो देखते आ रहे होंगे, भाग 1 से ही, संधि की अवधारणा से ही, तो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आप लोग सीधे इसी वीडियो पे आए हैं, तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अगर समझना चाहते हैं तो शुरू से देखिए, बाकी नैनो सेकंड में याद करना चाहते हो तो वैसा हमारे कक्षा में अभी तक संभव नहीं है। पढ़ेंगे तो कायदे से पढ़िए, बाकी नहीं है तो बहुत से वीडियो है, रील में है, 30-30 सेकंड के भी वीडियो है जो यह संधि को समझा देंगे। हालांकि हमारा 3 घंटे से कम में नहीं होगा। यदि इतना धैर्य है, इतना साहस है, इतना समय है तो पढ़िए, नहीं तो बाकी आप लोग स्वतंत्र है, स्किप कर जाइए। तो पहली स्थिति क्या बनती है कि इस उपनियम के आधार पर 18 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति क्या बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ हो, तो क्या बनता है, ई के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है, आ और अ क्या होता है, अपने स्थान पर रहता है। उदाहरण एक देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। शब्द है परि और इसका मतलब हो गया अटन, अटन। परि और परि का मेल होता है अटन। परि माने होता है चारों तरफ और अटन माने होता है घूमने वाला। परि माने होता है क्या, चारों तरफ, और अटन माने क्या होता है, घूमने वाला। हमको इन्हीं का क्या करना है, संधि करना है। तो हमने संधि की जो पंच सोपान बताए, उसमें क्या है कि हमें पहले क्या चाहिए, शब्द युग्म चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, शब्द युग्म मिल गया, यानी शब्द का जोड़ा मिल गया। हमें दूसरा सोपान क्या है, द्वितीय स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या, वर्ण विच्छेद। तो हमें वर्ण विच्छेद कर लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण विच्छेद हम लोग किसका करेंगे कि जिन 2 वर्णों का मेल होना है वही कर लेंगे, बाकी पूरे शब्द का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं पर धन ह्रस्व ई धन अ धन टन। यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई संशय होगी। अब तृतीय स्टेप क्या है, तीसरा चरण क्या है, तो संधि वर्ण की पहचान। हमें संधि वर्ण क्या करना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें संधि वर्ण कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं कि संधि वर्ण हमारा परधन ई और अ है और टन। हम लोग देखते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर है। तो जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो कौन सी संधि होती है, तो स्वर संधि होती है। अब यदि ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई होता तो यह दीर्घ स्वर संधि में चला जाता, लेकिन बाकी अन्य किसी ऐसी संधि नहीं है
कि जिसमें पहले ई आता हो बाद में ए आता हो, ए पहले आता है बाद में ई आता है, वो कौन सी स्वर संधि है? सोचिए, गुण स्वर संधि है। चलिए, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ई का मेल किससे हो रहा है? ए से मेल हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ई का मेल जब अपने से भिन्न स्वर से होता है तो कौन सी स्वर संधि होती है? तो यण स्वर संधि होती है। आदेश किसका होता है? तो हम लोग नियम से देख लेते हैं कि य का आदेश हो जाता है। यहां बना क्या? तो यहां बन गया पर ई के स्थान पर य आएगा और ए अपने स्थान पर ही टिका रहेगा, अडिग रहेगा। शब्द क्या बन गया? अटन। अब चूंकि हमने यहां पर लिखा है कि जिस व्यंजन वर्ण से ई अथवा दीर्घ ई अलग होता है, पूर्व पद का वह व्यंजन वर्ण स्वर रहित या आधा हो जाता है। तो किस व्यंजन वर्ण से अलग हो रहा है? तो र से अलग हो रहा है। तो क्या होगा? र क्या होगा? र आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा माने इसने अपना पैर खो दिया। अब क्या होगा? ये किसी के कंधे पर बैठ जाएगा। तो किसके कंधे पर बैठ जाएगा? इसने जिसको उत्पन्न किया, इसने र ने क्या किया? ई से क्या हुआ? ए बना, तो र क्या हुआ? जो उत्पन्न हुआ उसी के कंधे पर क्या होगा? बैठ जाएगा। यानी यह क्या हो गया? यह इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, यानी पर्यटन हो गया। यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। परिधन अटन का मेल जब होगा तो शब्द क्या बन जाएगा? पर्यटन बन जाएगा। उम्मीद है कि संधि करने की यह विधा, यह क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं। दूसरा शब्द है यदि। यदि का मेल अप से हो। क्या हो? यदि का मेल अप से हो तो हमें क्या मिल गया? हमें शब्द युग्म मिल गया। हमें क्या मिल गया? शब्द युग्म मिल गया। आप लोग इसको, ये शब्द बनेगा यद्यपि, या आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अद्यपि। यदि का मेल अगर अप से हुआ तो शब्द क्या बनेगा? अद्यपि। आप लोग इसी हिसाब से करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि धीरे धीरे करेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या आएगी। बाद में आप लोग बहुत ही सरलता से अन्य शब्द कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं और इस उदाहरण को हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। दूसरी स्थिति है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? आ हो। तो नियम के अनुसार क्या होता है कि यह का यहां आदेश हो जाता है, साथ ही में क्या रहता है? आस और यहां अपने स्थान पर इकट्ठा रहता है। हम इसको एक लाइन में यहां यह लिख दें और यहां या लिख दें, तब भी कोई संशय नहीं है। यदि हम इसको एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहाँ यह और आ के मेल को या लिख दें और यह और आ के मेल को या लिख दें, तभी कोई संशय नहीं है। वही शब्द एक स्टेप और आगे बढ़ जाता। तो आइए हम लोग एक दो उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। एक शब्द है वी का मेल जब होता है आयाम से। वी का मेल जब होता है किससे? आयाम से। वी माने होता है विशेष, आयाम का मतलब होता है दृष्टिकोण या तरीके। आयाम का मतलब होता है दृष्टिकोण या तरीके। आइए हम लोग इसका क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया शब्द युग्म। फिर हमको क्या करना है? हमको इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो हम लोग पहले इसको लिख देते हैं
व ह्रस्वी धन आ और फिर याम। यहां तक कोई संशय उम्मीद है नहीं होगी। फिर है संधि वर्ण की पहचान। तो हम लोग देख रहे हैं यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है, तो कौन सी संधि हुई? तो निश्चित रूप से स्वर संधि हुई। यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अब है वर्ण परिवर्तन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ह्रस्व ई और आ के मेल से ह्रस्व ई और आ के मेल से यह बन रहा है ई के स्थान पर, और आ अपने स्थान पर है, और दोनों मिलाकर क्या बन रहा है? या बन रहा ले रहे हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं वह, यहां यह धन आयाम। मेरा कहने का मतलब है आप लोग यहीं से तोड़िएगा, क्योंकि विच्छेद करते समय आसानी रहेगी। यहां भी सीधे लिख सकते हैं। तो चूंकि फिर क्या है कि जिस व्यंजन वर्ण से ई अथवा दीर्घ ई अलग होता है, पूर्व पद का वह व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित यानी आधा, यानी वह क्या हो गया? आधा हो गया। तो यहां क्या हो गया? वह, और यह हो गया यायाम। शब्द क्या बन गया? व्यायाम। शब्द क्या बन गया? व्यायाम। उम्मीद है इसको समझने में, यहां तक समझने में कोई भी संशय नहीं हुआ होगा। एक शब्द और है, जैसे इति का मेल आदि से हो रहा है। इति का मेल आदि से हो रहा है, हमें क्या मिल गया? हमें शब्द युग में मिल गया। वर्ण विच्छेद कर दे रहे हैं। ये हो गया इत, ह्रस्व ई धन आ और धन दी। इत हो गया, यह धन आ धन दी। शब्द का क्या बना? इत याद बराबर क्या बन गया? इत्यादि। शब्द क्या बन गया? इत्यादि। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग संधि करने की क्रिया समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग अब जो तीसरी स्थिति है उसको देख लेते हैं। तीसरी स्थिति देख लेते हैं। संधि, मुझे लगता है कि संधि करना आप लोग इस तरीके से, इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो बहुत ही सरलता से संधि कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि यह स्वर संधि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इससे प्रत्येक परीक्षा में अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है जो तीसरी स्थिति बनती है, वह क्या होता है कि ई का मेल ह्रस्व ऊ से हो। ई का मेल ह्रस्व ऊ से हो तो यह क्या बनेगा? यह के साथ ह्रस्व यू ऊ, और या तो सीधे कह सकते हैं कि यू बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका एक दो उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। अभी का मेल उदय से हो रहा है। अभी का मेल क्या हो रहा है? उदय से हो रहा है। यहां अब है ह्रस्व ई ऊ और दय। अब संधि वर्ण कौन कौन सा है? हम लोग वर्ण विच्छेद किए तो ह्रस्व ई और ऊ है। ह्रस्व ई और ऊ है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ह्रस्व ऊ है धन दय हो जाएगा। क्या बना? अब है यह और ह्रस्व मिलकर के यू बना लेंगे दय। शब्द क्या बन गया? अभ्युदय। शब्द क्या बन गया? अभ्युदय। शब्द कौन कौन से थे? अभि और उदय का मेल होकर के कौन सा संधियुक्त शब्द बनता है? तो बनता है अभ्युदय। उम्मीद है यहां तक बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर एक शब्द है जब अति का मेल उत्तम से हो। अति का मेल उत्तम से हो तो शब्द बनेगा अति उत्तम। शब्द क्या बनेगा? अति उत्तम। शब्द क्या बनेगा? अति उत्तम। आप लोग स्वतः उसको करने का प्रयास करिए।
इसी माध्यम से नहीं होता है तो बताइएगा, उसका भी संधि विच्छेद कर दिया जाएगा। अब जो चौथी स्थिति बनती है वह कौन सी स्थिति बनती है? तो जो चौथी स्थिति बनती है वह बनती है ह्रस्व ई का मेल दीर्घ ऊ से हो। तो यह बनेगा, साथ में ही साथ दीर्घ ऊ यहां उपस्थित रहेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? यू। शब्द क्या बन जाएगा? यू। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है वी का मेल यूह से होता है। वी का मेल क्या होता है? ऊह से होता है। वी का मेल किससे होता है? ऊह से होता है। अब हम लोग क्या करेंगे संधि करने के लिए? तो हमारे पास क्या मिल गया है? शब्द युग में मिल गया। हम लोग क्या करेंगे? इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तो हम वी को लिख सकते हैं वह धन ई धन ऊ धन है। वर्ण विच्छेद हो गया। अब हमारे पास क्या है? संधि वर्ण की पहचान है। संधि वर्ण कौन कौन सा है? तो ह्रस्व ई और दीर्घ ऊ। ह्रस्व ई है और दीर्घ ऊ है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास संधि वर्ण प्राप्त हो गया। अब क्या करना है कि हम वर्ण परिवर्तन देख लेते हैं। तो वह अपने स्थान पर है, हल सहित है। ह्रस्व ई और दीर्घ ऊ के स्थान पर क्या बनता है? तो ह्रस्व ई के स्थान पर यह बनेगा, दीर्घ ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ है यह और है, यह बन जाएगा वह धन यू है। यह जब दीर्घ ऊ से मिला तो यू बन जाएगा, यू। अब यहाँ ह्रस्व है, आधा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? व्यूह। वी धन ऊह। ऊह की मतलब, ऊह का मतलब होता है युक्ति। वी माने विशेष। जब विशेष युक्ति लगती है तो वही क्या बन जाता है? व्यूह। उसी प्रकार एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द है नी का मेल जब ऊन से होता है। नी का मेल जब ऊन से होता है तो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है न्यून। नी का मेल जब ऊन से होता है तो शब्द क्या बनता है? न्यून। क्या बनता है? शब्द न्यून बनता है। आप लोग इसका संधि विच्छेद स्वयं कर संधि करने का स्वयं प्रयास करिए। उसी प्रकार एक शब्द है प्रति। प्रति का मेल जब ऊस से होता है, प्रति का मेल जब ऊस से होता है तो शब्द बनता है प्रत्यूष। शब्द क्या बनता है? प्रत्यूष। प्रति और ऊस तथा नी और ऊन, इन दोनों शब्दों का शब्द युग्म का क्या करिए? आप लोग संधि करिएगा। कोई संशय होगा तो आप लोग जरूर संपर्क करिएगा। आइए अब हम लोग पांचवी स्थिति देख लेते हैं। पांचवी स्थिति में क्या होता है कि ई अथवा री का मेल किससे हो? ई अथवा ई का मेल ई ए से हो गया, आ से हो गया, ह्रस्व दीर्घ ऊ री से। तो बनेगा क्या? यह बनेगा, यह के साथ री रहेगा, या कह सकते हैं यह के साथ री बनेगा, यह बनेगा। लेकिन मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया, कई पुस्तकों में मैंने ढूंढा, लेकिन ह्रस्व ई और री के मेल से कोई शब्द मिल जाए, अभी तक मुझे यह शब्द मिला नहीं है। मिलेगा तो मैं इसको कमेंट में जरूर उपलब्ध करा दूंगा या अगले वीडियो में बता दूंगा। मुझे ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिला जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण री हो। कोई एक दो शब्द जबरदस्ती बनाने का कोई भी प्रयास नहीं है। जो शब्द प्रचलन में हो वही ठीक लगते हैं। अब आइए हम लोग छठी स्थिति देख लेते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? वह हो ए। तो शब्द क्या बनता है? यह। साथ में यह के साथ किसका मेल हो? ये के साथ। शब्द क्या बनेगा? ए। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका तो बहुत सरल उदाहरण। प्रति का मेल जब एक से हो।
प्रति का मेल जब एक से हो तो शब्द क्या बनता है? तो हम लोग क्या करेंगे, प्र और तय को इधर कर लेंगे, ई धन ए धन क। हम लोग क्या करेंगे, लेंगे इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। अब हमें क्या मिल रहा, तो प्रत ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ए यहां रहेगा और क यहां रहेगा। हालांकि हम ह्रस्व ई और ए के स्थान पर सीधे ये लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं कि एक स्टेप भले ही ज्यादा हो, समझने की दृष्टि से क्या होना चाहिए, हमको सभी चरणों की क्या करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। बाद में जब हम लोग इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे तो हम लोग सीधे भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या बना, प्रत और यहां क्या बन गया, एक। शब्द क्या बन गया, प्रत्येक। क्योंकि तय से ई अलग हो गया है तो तय क्या हो गया, आधा हो गया या स्वर रहित हो गया। उम्मीद है कि यह बातें आप लोग समझ में आ रही होगी आप लोगों के। दूसरा शब्द है अधि का मेल जब एता से हो। अधि का मेल किससे हो, अधि का मेल जब एता से हो तो शब्द क्या बनता है, तो शब्द बन जाता है अध्येता। क्या शब्द बनता है, शब्द बन जाता है अध्येता। आप लोग इसका स्वयं करने का प्रयास करिएगा। यदि कोई संशय रहेगी तो उसका निदान किया जाएगा। सातवीं स्थिति क्या बनती है, सातवीं स्थिति बनती है कि ह्रस्व ए का मेल जब ऐसे हो। ह्रस्व ई का मेल जब ऐसे हो तो यह के साथ अय बनेगा, या कह सकते हैं कि अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। आइए हम लोग इसका भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक शब्द है अति का मेल ऐश्वर्य से हो। अति का मेल क्या हो, ऐश्वर्य से हो। यण स्वर संधि शब्द निर्माण की क्रिया में, साथ ही वर्तनी शुद्धि में हमारी काफी मदद करता है। अभी देख लीजिए कैसा होगा। अब यहां पर कौन सी स्थिति है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, अय है। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो यह हुआ अत ई धन अय धन स्वैर्य। अब यहां पर संधि वर्ण क्या हुआ, ह्रस्व ई और अय हुआ। अब क्या यहां बनता है, तो यहां यह हो जाएगा और यहां अय हो जाएगा, धन स्वैर्य। और यहां क्या है, यहां अतह्य है। अब यह शब्द क्या बना, तो अत ऐश्वर्य। अब शब्द क्या बन गया, तो शब्द बन गया अतैश्वर्य। क्या, अति धन ऐश्वर्य से के मेल से क्या बने, तो शब्द बन गया अत्यैश्वर्य। क्या बन गया, अत्यैश्वर्य बन गया। शब्द क्या बन गया, अत्यैश्वर्य बन गया। यदि शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी आए यह शब्द, तो आप लोग इस हिसाब से देखेंगे तो वर्तनी शुद्धि में क्या होगा, यह शब्द आप लोगों से गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आप लोग सभी नियमों का सही से पालन करें। ठीक है। अब आइए हम लोग आठवीं स्थिति देख लेते हैं। ह्रस्व ई का मेल जब ओ से हो। ह्रस्व ई का मेल जब ओ से हो तो ए के साथ ओ मिलेगा। ए के साथ क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। या कह सकते हैं हम इसको यो लिख दें सीधे। आइए इसका भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ह्रस्व ई का मेल जब ओ से हो
एक शब्द है अति का मेल जब ओज से हो। अति का मेल जब ओज से हो, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमको क्या है, हमें क्या मिल गया, शब्द युग्म मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद, कितना भी बड़ा शब्द क्यों हो, कितना वर्तनी की दृष्टि से कितना भी क्लिष्ट शब्द क्यों ना हो, यदि हम लोग संधि करना या संधि कर विच्छेद करने के सभी नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब क्या क्या वर्ण विच्छेद है, तो हम इसको लिख सकते हैं अत धन ई धन ओ धन ज। उम्मीद है यहां तक समझने में कोई संशय नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व ई और ओ का मेल से क्या बनता है, तो यहाँ ए बन जाएगा, साथ में ही साथ ओ यहाँ है और धन ज, और यहाँ क्या है, यहाँ अत है। अब आगे क्या बना, अत धन योज, ओ यह में मिल गया तो योज हो गया। अब शब्द क्या बन गया, अत्योज। उम्मीद है कि अति और ओज के मेल से अत्योज शब्द बना। उसी प्रकार से एक शब्द है दधि। दधि का मेल ओदन से होगा तो क्या बनेगा, तो उम्मीद है आप लोग इसको देखते ही कर देंगे। क्या शब्द बनेगा, दधि का मेल ओदन से होगा तो शब्द क्या बनेगा, दध्योदन। शब्द क्या बनेगा, दध्योदन। अब आइए हम लोग नौवीं स्थिति देख लेते हैं कि ह्रस्व ई का मेल जब औ से हो तो शब्द क्या बनेगा, यहाँ ए बनेगा, साथ ही साथ औ यहां रहेगा। इसका हम लोग शब्द देख लेते हैं। एक शब्द है अति का मेल औदार्य से हो। अति का मेल किससे हो, औदार्य से हो। हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें शब्द युग्म प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तो अति ई धन औ धन दार्य। अब क्या बन रहा है, तो अत है, यहां यह हो गया, यहां औ हो गया, साथ ही दार्य। औ इसमें से मिल जाएगा, क्या बन गया, अत्योदार्य। जो अति उदार हो, जिसमें अति उदारता का गुण है, वह क्या हो गया, वह हो गया अत्योदार। क्या हो गया, अत्योदार। उसी प्रकार से एक शब्द है जब अति का मेल औचित्य से हो जाए। अति का मेल जब औचित्य से हो जाए तो इसी प्रकार क्या शब्द बन जाएगा, अत्यौचित्य। क्या बन जाएगा, अत्यौचित्य। उसी प्रकार से एक शब्द है अति धन औत्सुक्य, तो अत्योत्सुक हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रथम उपनियम के आधार पर जो 18 स्थितियां बनती हैं उसमें हम लोगों ने 9 स्थिति देख लिया। क्योंकि यह कक्षा काफी लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूं कि आगे की चर्चा अन्य वीडियो में हो, अगली कक्षा में हो। आप लोग इस कक्षा को देखिए और धीरे धीरे अपने अभ्यास को मजबूत बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।